अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो हम अपनी हिस्ट्री की क्लास का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम क्विकली पिछला एक दफ़ा रिव्यू कर लें ताकि हमें याद हो हमने पहले क्या पढ़ा था। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट की कि ये पाकिस्तान बनने से पहले ये इलाका कैसा था, यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे इस्लाम कैसे आया और फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, कैसे बना। तो बच्चों, सबसे पहले इस इलाके को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, या फिर उर्दू में कहा जाता है बरे सगीर। बरे सगीर यानी खुशकी का एक छोटा टुकड़ा, सब कॉन्टिनेंट छोटा बरे आज़म। कॉन्टिनेंट कहते हैं खुशकी के बड़े टुकड़े को। आपको पता होगा पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 ऐसे बड़े बड़े खुशकी के टुकड़े हैं और इनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि याद रखा जा सके कि ये वाला इलाका कौन सा है। इसी तरह एशिया का एक हिस्सा है जिसको साउथ एशिया कहा जाता है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं। आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफ़गानिस्तान का थोड़ा हिस्सा। ये हैं सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ या साउथ एशिया के कंट्रीज़ आप कह सकते हैं। अब तो इन मुल्कों के नाम हैं, लेकिन बहुत अरसा पहले इस पूरे इलाके को हिंदुस्तान कहा जाता था। और मैंने आपको बताया था कि इसको दुनिया से काफ़ी अलग-थलग समझा जाता, इसलिए क्योंकि इसके एक तरफ तो बड़े-बड़े पहाड़ हैं हिमालयन रेंज के और कराकोरम रेंज के, और इसके बाकी अतराफ में बड़े-बड़े समंदर हैं। बहुत बड़ा समंदर, दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं, ओशंस हैं। उनमें से एक है इंडियन ओशन, जो 3rd लार्जेस्ट ओशन है, वो यहाँ पे है। और फिर ओशन को भी छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि आपको याद रहे कि ओशन का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो है वो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है जिसको उर्दू में बहीरा अरब कहते हैं, बे ऑफ बंगाल को उर्दू में खलीज बंगाल कहते हैं। ये वो चीज़ें थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो थी एडी और एडी थी और सीई थी। आपको पता है एडी क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एडी और बीसी, कोई बच्चा मुझे बता सकता है वो क्या होता है? अबू बकर, अनाया, अलिशबा, आसमा, क्या कोई मुझे बता सकता है? आपको याद है जो हमने पढ़ा था एडी और बीसी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कोई थोड़ी सी हिंट या कुछ भी आपको याद हो तो मुझे बताइए। ओके, मैं अगेन बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। आपको पता है अभी ईयर चल रहा है 2025, ये ईयर चल रहा है ना, जो हमारे कैलेंडर पे आता है, हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे भी आ रहा होता है। इस्लामिक कैलेंडर का नहीं है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का है, इसको इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं। 2025, और ये जो साल है ये कब शुरू हुआ था? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इसको काउंट किया जाता है। अल्लाह के एक नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक बच्चे ने सवाल किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ को तो हम मानते नहीं हैं, फिर ये क्यों हुआ? तो बच्चे, डेथ से नहीं, ये उनकी पैदाइश से था, यानी जब उनकी बर्थ हुई तो ईयर स्टार्ट हुआ। अभी 2025 है, इट्स मीन इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2025 साल गुजर चुके हैं। तो एडी ईयर्स हैं ये, ए फॉर एनो, डी फॉर डोमिनी, एनो डोमिनी
ان دا ایئر آف لارڈ اس کی فل فارم، اس کا میننگ ہے اے فار اینو، ڈی فار ڈومنی، اور اس کا میننگ ہے ان دا ایئر آف لارڈ، یعنی خدا کے سال میں، آقا کے سال میں، اس کو انگلش میں اردو میں کہتے ہیں۔ اچھا، اینوڈومنی اب کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ لیٹن لینگویج کا ورڈ ہے، لاطینی زبان کا، ایک زبان، لاطینی زبان جو اب دنیا میں اتنی بولی نہیں جاتی، بس لکھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ان دا ایئر آف لارڈ، خدا کے سال میں۔ اور بی سی کیا ہوتا ہے؟ بی فار بیفور، سی فار کرائسٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے، جیسس بھی کہا جاتا ہے، مسیح بھی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو بی فار بیفور، سی فار کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اے ڈی اور بی سی ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب میں آپ کے سامنے کہوں گی نا کہ 712 اے ڈی میں پہلی دفعہ اسلامی حکومت آئی ہندوستان میں، تو پھر آپ کو سمجھ کیسے آئے گی کہ کیا ہے 712 اے ڈی؟ تو یہ ہمارے ایئرز ہیں، جیسے ابھی 2025 اے ڈی ہے۔ تو اب چلتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام کس طرح سے آیا اور کب آیا۔ تو بچوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، میں ایک اور تصویر آپ کے سامنے شو کرتی ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، گزر گئے 571 ایئرس، 571 سال، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوئے۔ ان کا برتھ ایئر ہے 571 اے ڈی۔ تو تب کیا ہوا؟ اسلام کا آغاز ہوا اس کے 40 سال بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج ہو گئی آلموسٹ 40 ایئرس۔ 610 میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ کو پتہ ہے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں۔ اور کون سی آیات نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق کی آیات تھیں۔ اور پہلا ورڈ کیا تھا؟ اقرا، اقرا، پڑھ، یہ والی آیات نازل ہوئی تھی۔ تو یہ 610 اے ڈی کی بات ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، اسلام پھیلاتے رہے، کہ 632 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق وہ وہاں پہ خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے مسلمانوں کی حکمرانی سنبھالی۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، اور پھر ان کے بعد حضرت علی۔ اسی طرح چلتے چلتے یہ ہوا کہ یہاں پہ بہت سارا علاقہ، اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ مارک کر کے بتاؤں گی کہ کہاں پہ تھے مسلمز۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، نبوت کی، اور یہاں پہ یہ عرب ہے، یہاں پہ تھا انڈیا، یہ سارا ہندوستان تھا۔ جب میں انڈیا یا ہندوستان کہوں گی نا، تو آپ کو ابھی تک میں نے جو بار بار بتایا ہے، سب کانٹیننٹ، بر صغیر یا ساؤتھ ایشیا، وہی آپ نے اس سے مراد لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اسلام کا آغاز ہوا، پھر حضرت عمر نے یہ والے سارے علاقے فتح کیے، یہاں تک بالکل نا، یہاں کے پاکستان کی جو آپ کو پچھلا کونا سا نظر آ رہا ہے نا ایک، وہاں تک حضرت عمر آئے۔ یہ علاقہ تھا، اس کو کہتے ہیں مکران کا علاقہ، مکران کا۔ یہاں تک حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی۔ پھر یہاں پہ خلفۂ راشدین کے دور کے بعد، حضرت علی کے بعد، یہاں پہ اسلامک بادشاہت اسٹیبلش ہو گئی، بادشاہت جاری ہوگی۔ بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہت میں ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا حکمران بنتا رہتا ہے۔ تو کرتے کرتے بہت سال گزرے، آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آلموسٹ
सेवन 7-12 तक आ गए। ठीक है। जब 7-12 तक आ गए, अब इस दौरान क्या हो रहा था, यहाँ से मुसलमान जो हैं वो कर रहे थे तिजारत। जो अरब मुस्लिम थे वो यहाँ से तिजारत करते हुए आते थे इंडिया, यहाँ से आते थे और बहरी जहाज़ों में यहाँ पे सारी तिजारत किया करते थे इन इलाकों के साथ। तो यहाँ पे थोड़े-थोड़े लोग जो है ना वो मुसलमान होना शुरू हो गए थे। कुछ अरब ताजिर यहाँ पे आके आबाद हो गए थे, ये बिल्कुल साहिल के साथ-साथ, साहिल कहते हैं जो समंदर के साथ वाला इलाका होता है। इसी दौरान में जब तिजारती काफ़िले आया करते थे, यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे इस इलाके में, सिंध में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर की हुकूमत थी और यहाँ पे 712 में उमवी सल्तनत थी। इस्लामी थी लेकिन उसका नाम था उमवी सल्तनत। बनु उमैया से थे वो लोग, उनके कबीले का नाम बनु उमैया, इस वजह से उनको कहा जाता था उमवी खिलाफत या उमवी सल्तनत। यहाँ पे मुसलमानों के खलीफा का नाम था, जो यहाँ पे रहता था, सीरिया में, शाम में रहता था, और उसका नाम था, मुसलमानों के खलीफा, उनका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। मुसलमानों के खलीफा का नाम क्या था? वलीद बिन अब्दुल मलिक। तो यहाँ पे मुसलमान ताजिर आते थे, चीज़ें बेचते, यहाँ से खरीदते, चले जाते। एक दिन क्या हुआ, कुछ तिजारती काफिले आए, उनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, कि डाकुओं ने हमला कर दिया यहाँ पे, श्रीलंका में। तो हमला कर दिया। अब जब हमला किया, बहुत से बच्चों को, औरतों को कैदी बना लिया, सामान उनका लूट लिया। ये खबर जो है यहाँ पे भी पहुंच गई मुसलमानों को कि हमारे लोगों को वहां पे लूट लिया गया है। तो खलीफा ने अपने इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को ऑर्डर किया कि लोगों की मदद की जाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने यहाँ पे राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि हमारे लोग तुम्हारे कब्जे में हैं, उनको छुड़वाओ अपने इलाके के लोगों से कह के, क्योंकि डाकू तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे इलाके के हैं। किसी भी इलाके के जो डाकू होते थे ना, वो अपने बादशाह की हिम्मत और उसकी बैकअप के बगैर, उसकी हौसला अफजाई के बगैर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पता होता था अगर हम अपने बादशाह के खिलाफ जाके कुछ भी करेंगे तो वो हमें पकड़ेगा और हमें सजा देगा। लेकिन जो राजा दाहिर था उसने क्या कहा, नहीं मैं तो कुछ नहीं करने वाला। ऐसा उसने कहा, तो मुसलमानों ने ये सोचा हम खुद ही इसका इलाज करते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता चल गई कि ये तो खुद डाकुओं के साथ मिला हुआ है और हमारे लोगों के साथ इस तरह कर रहा है। तो यहाँ से एक शख्स जो बिल्कुल नौजवान थे, 16 या 17 साल उनकी एज थी, 16 या 17 ईयर्स, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो कमांडर बन के आया। वो सोच रहे होंगे इतने छोटे से, 16 या 17 साल के, इतना छोटा तो अम्मी जो है आजकल बाहर भी नहीं भेजती कि आप बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन वो इतने छोटे, उस टाइम पे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छी सी तरबियत देते थे, जंगी तरबियत देते थे, और छोटे छोटे बच्चे ही अच्छे से जंग लड़ना, और जो जंगी लश्कर होते थे, आर्मी होती थी, उसको लीड करना जानते थे। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से, उन्होंने अपनी फौज के दो हिस्से किए। एक हिस्सा वो यहाँ से खुशकी खुशकी से लेके आए पाकिस्तान इधर, ये जो ऐसे ईरान से होता हुआ, आपको ईरान लिखा नजर आ रहा होगा, और दूसरा हिस्सा वो यहाँ से समंदर से कश्तियों की सूरत में लेके आए, और उन्होंने यहाँ से सिंध से हिंदुस्तान में एंट्री की। इसी वजह से सिंध को कहते हैं बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाज़ा, क्योंकि ये वो रास्ता था जिसके ज़रिए इस्लाम की आमद हुई थी, मुसलमानों की आमद हुई थी हिंदुस्तान में। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है पहले वो पूछें, और जब आप पूछ लेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। बच्चे,
हादिया, जन्नत, फातिमा। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो मुझे कैसे समझ आएगी कि आपको समझ में आया है या नहीं? अच्छा मैम, उस टाइम में ये ऊँट वगैरह से ट्रेवल करते थे या फिर और भी कोई मीन्स थे ट्रेवलिंग के? उस वक्त घोड़े और ऊँट इस्तेमाल होते थे और उनके साथ लकड़ी की बनाई हुई घोड़े गाड़ियाँ वो इस्तेमाल की जाती थी, जिनको खींचने के लिए भी घोड़े या ऊँट ही इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा कश्तियाँ थी, बड़ी-बड़े बहरी जहाज़ थे, जिनके ज़रिए ट्रैवल किया जाता था। ओके। बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा? मिस मैंने लेट ज्वाइन किया था, इसलिए मेरा कोई सवाल नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ, ज़रा मुझे अपना पिछला नॉलेज बताएँ, मुझे बताएँ कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट? एशिया। गुड, एशिया में है। और इसको एशिया का कौन सा पार्ट कहा जाता है? बड़े समीर। बरे सगीर कहा जाता है। एक पार्ट कहा जाता है, डायरेक्शन के नाम के साथ है, साउथ, नॉर्थ, इस तरह करके कुछ। कौन से वाला एशिया? नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया? साउथ एशिया। साउथ एशिया, गुड। अच्छा, मुझे बताएं, ये एडी क्या है? एडी या बीसी? मैम कोई मंथ? मंथ तो नहीं है, ईयर है। इतना हिंट दूंगी मैं आपको। ईयर है हाँ, किरत जी, किरत बताएं। टीचर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद। गुड। और अभी कौन सा एडी ईयर चल रहा है? 2025। गुड किरत। आप मुझे हादिया बताएंगी कि ये बीसी क्या है? बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी आप यानी क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। क्राइस्ट जो है ना, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, मैम रसूल एक अल्लाह क्वेश्चन पूछूं? अ, जी जी मुझे पूछना था कि जो एडी 180 था, उससे जो पिछला साल है उसको हम 1 BC कहते हैं, ऐसा होता है क्या? जी, ऐसे होता है। और जितने साल पीछे जाते हैं वो बीसी इंक्रीज होता है। जैसे आप ये अगर देखें, यहाँ पे अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जैसे जैसे आगे जाएंगे 1 2 3 होगा, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे 1 2 3 पीछे को काउंट होगा। यानी 3 साल अगर पहले की बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तो हम कहेंगे 3 BC। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर आजम जिसको कहते हैं, वो 356 BC में पैदा हुआ। इसका मतलब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 356 साल पहले पैदा हुआ। ठीक है। ओके सही। अच्छा, मुझे बताएं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? बीसी ईयर कौन सा, एडी ईयर कौन सा था? बच्चों की आसानी के लिए मैं सामने लिखती हूँ, इसमें से कोई ऑप्शन बताएं मुझे। जी बच्चों बताएं। 571। गुड, ओके। अच्छा, पहली वही जो नाजिल हुई थी उसमें कौन सी सूरा नाजिल हुई थी?
سورہ الگ. الگ. ٹھیک ہے. اور اس کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ اقرا بسم ربی کا. گڈ گڈ. اچھا، بچے تو بہت اچھے جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. مجھے بتائیں پہلی وحی نازل کب ہوئی تھی؟ ایڈی ایئر کون سا تھا؟ 610. ٹیچر 610. گڈ، ویری گڈ. اوکے. جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج قریباً کتنی تھی؟ 40. 40 سال تھی. گڈ، ٹھیک جواب دیا آپ نے عبد الرحمن. اوکے، باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنے تھے؟ ٹیچر ابو بکر بیٹا. حضرت ابو بکر. ابو بکر بیٹا آپ بھی رپلائی کریں، ماشاءاللہ آپ کو بھی اتنے اچھے آنسرز آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ٹرائی کریے گا. اچھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا تھا؟ ان کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ میں آپشنز آپ کے سامنے لکھتی ہوں. میم 62 ایئر میں. وہ تو آپ شاید ان کی ایج بتا رہی ہیں نا، مجھے اے ڈی ایئر بتائیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو لکھا 633. نظر آ رہا ہے. جی بتائیں. 632. 632 ایئر ڈی. ٹھیک ہے، گڈ. اور جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو پھر ان کے بعد کون خلیفہ بنے تھے؟ حضرت عمر. گڈ، یہ کس نے جواب دیا؟ بالکل ٹھیک تھا. اچھا، حضرت عمر کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت عثمان. اور حضرت عثمان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ ہادیہ بتائیں گی مجھے. حضرت علی. گڈ، حضرت علی. اچھا، یہ 712 اے ڈی کی ہم بات کر رہے ہیں. 712 اے ڈی میں محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا ہوا تھا یہاں پہ ایسا؟ ایک ہندو راجا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ راجہ داہر تھا. ہاں، راجا داہر تھا، لیکن اس کا کیا قصور تھا؟ کیوں حملہ کر دیا اس پہ؟ ٹیچر بھوتوں تاسمہ. کی بہت زیادہ پوچھا ہو رہی تھی. اچھا، یہ اور کوئی بتائے؟ اچھا بچے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا، شاید آپ کو بھول گیا. ہوتا یہ تھا کہ بتوں کی پوجا تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن حملہ نہیں کیا مسلمانوں نے. مسلمان ایسے نہیں کسی پہ حملہ کر دیتے جب تک کہ کوئی سالڈ ریزن نہ ہو. تو یہ ہوا کہ مسلمان یہاں پہ رہتے تھے، یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا. یہاں پہ تجارت کرنے آیا کرتے تھے. اپنا مال، تجارت ہوتا ہے لین دین کرنا، چیزیں لینا خریدنا اور بیچنا. تو آیا کرتے تھے. یہاں پہ کچھ سمندری ڈاکو تھے، سمندری لٹیرے، پائرٹس تھے. انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں کی شپس پہ اور لوٹ لیا. بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنا لیا. یہ خبر یہاں پہ مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو بھی مل گئی. مسلمانوں کے خلیفہ نے مطالبہ کیا یہاں کے راجا سے، جو ہندو راجا تھا، راجا داہر، کہ ہمارے لوگوں کو واپس کرو. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اپنے ڈاکوؤں کو بھی کچھ نہیں کہا. جس سے بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ تو خود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے تو خود کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے کرو. اور پھر مسلمانوں نے اپنے کمانڈر محمد بن قاسم کو، جو ایک ینگ لڑکے تھے 16 یا 17 سال کے، ان کو لیڈر بنا کے بھیجا. مسلم آرمی تھی وہ یہاں سے خشکی راستے سے بھی آدھی آئی، اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پہ، اور کچھ شپس پہ آئے. بڑی بڑی بوٹس تھیں، لکڑی کی تھیں لیکن بہت پاورفل
बोट्स थी, शिप्स थी जिन पे वो आए और आके यहाँ से एंटर हुए और राजा दाहिर को कहा कि हम आके आपसे पूछ लेते हैं, हम अपने लोगों को छुड़वा लेंगे। अब नेक्स्ट क्या हुआ था वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी लास्ट पे मैं आपसे फिर से सवाल करूंगी, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या किया था राजा दाहिर ने, क्यों अटैक किया गया उस पे? मिस, सऊदी अरब के मतलब कैदी थे वो, मतलब लोग थे उनको कैदी बना लिया था और वो वापस दे नहीं रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया सऊदी अरब। अब सऊदी अरब वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे अरब थे, क्योंकि सऊदी अरब तो उस वक्त था ही नहीं, ये नाम तो बहुत बाद में रखा गया है। इस इलाके को कहा जाता था हिजाज। ओवरऑल इस पूरे इलाके को, इस वाले पूरे इलाके को कहा जाता है अरब। इस इलाके को, इसको कहते हैं अरब, इस पूरे इलाके को। और ये जो सऊदी अरब आपको लिखा नजर आ रहा है ना, ये मॉडर्न वर्ल्ड का नक्शा है, अभी का, अभी की दुनिया का नक्शा है। इस इलाके को उस वक्त कहा जाता था हिजाज। अभी भी हिजाज एक इलाके का नाम है, लेकिन तब सऊदी अरब नाम नहीं था, ये बहुत बाद में नाम रखा गया। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये नाम कब रखा गया। तो अरब मुस्लिम थे जो यहाँ पे आए और उनके बच्चों और औरतों को कैद कर लिया गया, जिनको छुड़वाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे राजा दाहिर के अटैक करने के लिए यहाँ पे आए। ठीक है, तो और किसी का अगर कोई सवाल है लास्ट पे तो ज़रूर पूछे मुझसे। ठीक है फरहीन आपी, या कोई सवाल है? ठीक है, तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आप सिस्टर आसफा को होस्ट बना दीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अच्छा, अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, रुकिएगा, ठीक है? अब इंशाल्लाह हम लोग क्विज प्ले करेंगे। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, मैम की आपने सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने आज फर्स्ट टाइम उनकी क्लास अटेंड की है, मैम मरियम की, और बहुत माशाल्लाह से अच्छा लगा। और मेरे ख्याल में आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और क्योंकि बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रही थी वो, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। और नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी? अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि हम एक करते हैं एक बड़ा मज़े का क्विज़ शुरू करते हैं। क्विज़ में आपके पास क्या है? क्विज़ में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है? सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के मुताबिक फिर आपने देख के बताना है कि जी उसका मतलब आप समझ लें आपने उसका सॉल्यूशन निकालना है। 1 मिनट में ज़रा एक और जगह से ज्वाइन कर लूँ ताकि ज़रा मुझे फिर स्टूडेंट्स के नाम भी साथ-साथ पता चलते रहें। चलें जी। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, सिचुएशन क्या है सबसे पहले ये हम देखते हैं। मैं प्ले करने लगी हूँ, सबके साथ मेरा ख्याल स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर किसी के साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो वो मुझे माइक अनम्यूट करके बताएगा, ठीक है? Number 2, a road accident. A truck, a man riding a horse, and a motorcycle are waiting on the road for the green light. Suddenly, the truck driver drops his cell phone on the horn. The loud noise scares the horse and it bites the motorcyclist's ear. Shocked and in pain, the man unwittingly moves his motorcycle and causes an accident. But which person actually broke the law? You have 10 seconds to figure it out. हाँ जी, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हुआ क्या
کہ सिग्नल पे आके 3 लोग रुके, एक ट्रक था, एक आदमी था जो कि घोड़े पे था और एक मोटर बाइक वाला था। अच्छा, अब हुआ क्या कि एक्सीडेंटली यानी अचानक जो है, जी जन्नत फातिमा आपने हैंड रेज किया। जन्नत फातिमा, आंसर के लिए अच्छा आंसर मैं अभी आपसे लेती हूँ, मैं पहले एक दफा बता दूं ताकि जिनको नहीं समझ आया उनको फिर पता चल जाए। तो क्या हुआ कि वो ट्रक ड्राइवर से अचानक उसका जो सेल फोन है वो हॉर्न के ऊपर गिर गया, हॉर्न बजा। जब हॉर्न बजा तो जो घोड़ा है वो एकदम जो है वो डर के, तो वो कैसे ना उसको बदक बिदक गया। तो उसने क्या किया कि जो मोटरसाइकिल पे बंदा बैठा हुआ था उसके कान पे उसने बाइट कर लिया। मोटरसाइकिल वाला जो है वो बेचारा एकदम घबरा के वो उसकी बाइक जो है वो आगे चल पड़ी और उधर से एक गाड़ी आ रही थी दूसरी साइड से, तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया। अब उन्होंने कहा है कि आपने 10 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे, अभी मैं 10 सेकंड्स आपको देती हूँ। तो आपने बताना है कि कौन सा बंदा तीनों में से उसने जो है वो लॉ तोड़ा, ठीक है। सोच लें, अभी आपके पास टाइम है, सोच लें, गौर करें, फिर मैं आपके आंसर लेती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जन्नत फातिमा। जी जन्नत। ट्रक का सेल फोन गिर गया था हॉर्न पे, तो ये एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने पूछा है कि किसने कानून तोड़ा, यानी गलती किसकी थी, गलती किसकी थी ये बताना है। हाँ जी अब्दुल रहमान, अब्दुल जो रहमान। बॉयज हैं हाँ प्लीज आप लोग हैंड रेज करिएगा, बॉयज ऐसा आंसर नहीं करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। जी अब्दुल रहमान, आपने माइक अनम्यूट किया, बताइए। सेल फोन यूज कर रहा था या ऐसे ही हाथ में था? ये तो नहीं बताया गया कि सेल फोन यूज कर रहा था कि वैसे ही हाथ में था। सही। हम्म, हाँ जी हादिया। मैम ट्रक ड्राइवर की गलती, अनाया और अबू बकर। पहले अनाया बता दें फिर अबू बकर बता दें। मिस, हमें लगता है वो हॉर्स वाला, क्योंकि ना रोड पे हॉर्स अलाउ नहीं। अच्छा, हॉर्स वाले की गलती है क्योंकि रोड पे हॉर्स अलाउ नहीं होते। और अबू बकर का क्या आंसर है? जी अबू बकर, मैम हमारा सेम आंसर है। अच्छा जी किरत। टीचर बाइक वाले की गलती है। बाइक वाले की गलती है कि उसने बाइक चला दी। ये तो है। अच्छा जी अब्दुल रहमान। बाइक वाली करते हुए हेलमेट क्यों नहीं पहना? बाइक वाले की गलती और क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहना हुआ। उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अच्छा हाँ वाकई ये भी है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। सही है। हाँ जी, और कोई जवाब देना चाहेगा? सबने दे दिया जवाब, अपना अपना सबने बता दिया। एक ने बताया कि जी हॉर्स की, अनाया और अबू बकर का ये है कि जी घोड़ा जो है वो सड़क पे नहीं लाना चाहिए, अलाउ नहीं है। और किरत ने बताया कि बाइक वाले की गलती है। और अब्दुल रहमान ने हमें ये बताया कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वाकई अगर उसने हेलमेट पहना होता तो फिर वो घोड़ा उसके कान को तो नहीं खा सकता था ना। चलें जी, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन, इसका राइट आंसर क्या है। It's the motorcyclist because he isn't wearing a helmet while driving. जबरदस्त। अब्दुल रहमान का आंसर बिल्कुल ठीक है कि मोटरसाइकिलिस्ट जो है उसकी गलती, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो अगर उसने हेलमेट पहना होता तो फिर उसका कान बच जाता और जाहिर है घोड़ा फिर उसको कुछ नहीं कह सकता था और ना ही वो एकदम अचानक जो है वो मोटर बाइक को चला देता। ठीक है। अच्छा जी, एक और सिचुएशन देखते हैं, थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया, एक सिचुएशन देख लेते हैं और। 3. A forest escape. You're lost in a forest. It's getting dark, and very soon, wild animals will start their hunt. There are 4 roads you can choose from: the north, south, west, and east. But the north path will take you to a supermassive black hole ready to swallow you up. The south road goes through a lake full of huge whale sharks. If you take the west road, you'll end up at the edge of a ginormous hole in the ground which can't be crossed, even with the help of a rope. And the east path will bring you to a sky-high mountain which is impossible to climb over. You have 10 seconds to choose your way. जी, आप जंगल में गुम हो चुके हैं,
اور جلدی جو ہے وہ رات ہونے والی ہے، اور جب رات ہو جائے گی تو پھر بہت سے جانور نکل آئیں گے، وہ بھی ڈینجرس ہے۔ اچھا، اور 4 روڈز ہیں، ایک نارتھ کی طرف جا رہی ہے، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ، اور چاروں پہ ڈفرینٹ آپ کو کس قسم کی ڈیفیکلٹیز مل رہی ہیں۔ یعنی نارتھ میں آپ کے پاس کیا ہے، بلیک ہول ہے جو آپ کو سویلو، اس میں آپ چلے جائیں گے تو گم ہو گئے۔ ساؤتھ والے میں جو ہے وہ فشز ہیں، شارک ہیں، وہاں گئے تو وہ حملہ کر دیں گی۔ ایسٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اور ویسٹ میں آپ کے پاس ایک بہت گہرا ہول ہے۔ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کریں گے آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے سوچنے کے لیے۔ سوچ لیں جلدی سے کہ آپ کریں گے کیا، نکلیں گے کیسے اس سچویشن میں سے۔ جی 3 ہینڈ ریز ہوئے ہیں صرف، باقی لوگ عبد الرحمن، ہادیہ، کرت، اسما، کیا کہتے ہیں؟ عبد الرحمن نے بھی ہینڈ ریز کر دیا۔ ہاں جی، اس کا آنسر لیں یا اس کو ہم کل کے لیے پینڈنگ کر دیں، کیا کہتے ہیں؟ جی فرحین، کر دوں اس کو کمپلیٹ کر دوں؟ اچھا جی، چلیں جی، سب سے پہلے ہینڈ ریز ہے کس کا؟ فاطمہ اختر کا۔ جی فاطمہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ فاطمہ، پہاڑ پہ چڑھ کے پہاڑ سے چڑھ کے چلا جائے گا؟ پہاڑ انہوں نے کہا ہے کہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اور اگر وہ بیچ میں نہ چڑھ پایا، تھک گیا، کیا ہوگا یہ نہیں پتا۔ چلیں، اچھا جی، جنت فاطمہ، فاطمہ نے کہا پہاڑ پہ چڑھ کے۔ جنت فاطمہ، مس نارتھ ڈائریکشن میں جائے گا وہ۔ نارتھ ڈائریکشن میں تو بلیک ہول ہے۔ اچھا چلیں، ایک نے کہا ایسٹ، ایک نے کہا نارتھ۔ جی عبد الرحمن، ویسٹ میں، سوری ساؤتھ، مچھلیاں شاید سو رہی ہوں پر ڈے۔ مچھلیاں سو رہی ہوں گی؟ ہاں یہ اب یہ نہیں پتا مچھلیاں سوتی کس وقت ہیں، یہ واقعی نہیں پتا۔ چلیں جی، انایا اور ابو بکر۔ مس ساؤتھ، کیونکہ ویل شارکس ہارملیس ہوتی ہیں، ویل شارک ہارملیس ہوتی ہیں؟ سیریسلی؟ ہیومنس کی طرح۔ ویل شارکس ہارملیس ہوتی ہیں؟ واقعی صحیح ہے؟ اچھا، ہاں جی کرت۔ ٹیچر ساؤتھ کی ہم، طرف جائے گا۔ ساؤتھ کی سائڈ، ساؤتھ کی طرف جائے گا، شارک کی طرف، ساؤتھ کی طرف۔ اچھا، انایا نے بتایا ہے کہ جی ویل شارک جو ہے وہ ہارملیس ہوتی ہے، اور اچھا یہ مجھے ان کے بارے میں بالکل نہیں پتا کہ یہ ہارملیس ہوتی ہیں۔ شارک کا نام سن کے تو ویسے ہی بندہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب کیا کریں۔ تو چلیں آنسر دیکھتے ہیں اس کا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی کلاس جو ہے وہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ You need to follow the South Road. Whale sharks present no threat to people, and they'll let you swim across the lake without any problems. ہاں جی، ساؤتھ کی طرف آپ جائیں گے، اور انایا کا آنسر بالکل صحیح تھا، ویری گڈ انایا، کہ یہ ہارملیس ہوتی ہیں ویل شارکس جو ہیں، تو اس وجہ سے وہ آرام سے اس کو جو ہے وہ سویم کر کے، اگر اس کو سوئمنگ آتی ہے تو پھر وہ سویم کر کے ایزیلی چلا جائے گا۔ ویری گڈ انایا۔ اور ابو بکر کا بھی یہی آنسر تھا، سیم آنسر دے رہے ہیں آپ لوگ۔ چلیں جی، یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ ہم ملیں گے اور مزید سچویشنز کے ساتھ، اور مزید ہماری جو ہوگی وہ کلاس میم مریم ہو سکتا ہے لے لیں یا ہو سکتا ہے نہ لیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن مجھے تو ان کی کلاس بہت مزے کی لگی، تو آپ لوگ بھی ضرور جوائن کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اب ہم چھٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔